सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के, जिन्होंने मेजर में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, तो उनको पढ़ना है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का हम आज करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। अगर आपने यूनिट नंबर 1 नहीं देखी हो तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2। इसमें पढ़ना है हमें फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी एंड नीति आयोग। मतलब हमें इसमें नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, इसकी जितनी भी नीति है, कैसे नीति आयोग का गठन हुआ, कैसे बना, हमें ये सब इसमें नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके नोट परचेस कर सकते हैं ओनली 9 रुपीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम यूनिट नंबर 2। तो हमें इसमें नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ने से पहले हमें योजना आयोग के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का पहले जो नाम था वो योजना आयोग था। तो योजना आयोग का नाम बदल के हम ये नीति आयोग करा गया है, तो हमें पहले योजना आयोग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए योजना आयोग पहले पढ़ते हैं। तो योजना आयोग जो है वो भारत सरकार की एक संस्था थी, यानी एक इंस्टीट्यूशन थी। तो जिसने क्या करा, अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते था। मतलब ये जो 5 साल में जितनी भी सरकार होती थी केंद्र की, नीति आयोग कौन चलाता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। तो ये जो भी पंचवर्षीय सरकार होती है तो उसकी जितनी भी योजना होती है, जितनी भी पॉलिसी वो बनाती है, जितने भी कानून बनाती है, जितने भी, तो उसका कौन देखता है? नीति आयोग देखता है। तो योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 में हुआ था और 2014 में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग को ला दिया गया। तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 2014 में जब मोदी सरकार आया तो 2015 में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया और नीति आयोग रख दिया गया। तो देखते हैं, भारत का योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन था। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का योजना आयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। जो भी केंद्र में सरकार होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, नीति आयोग पे कंट्रोल होता है उसका, और ये नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। तो आपको जैसे पता है भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का शासन होता है। तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल पावर होती है उसका पावर होता है नीति आयोग पे, तो उसके द्वारा बनाया गया था। इसका कोई संवैधानिक कानूनी आधार नहीं था। मतलब संविधान में नीति आयोग के बारे में नहीं बताया गया है। मतलब ये असंवैधानिक कह सकते हो, गैर संवैधानिक क्या है, कानून है। तो मार्च 1950 में भारत सरकार ने देश के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देकर और भारत के सभी वर्गों को रोजगार अवसर प्रदान करके भारतीय जीवन के स्तर में सुधार के लिए सरकारी संकल्पना के माध्यम से योजना की इस आयोग की गठन की। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनका उत्पादन होते हैं, इसको देखना, इसका आवंटन अच्छे से करना संसाधनों का सभी लोगों में, ये नीति आयोग का कार्य होता है। तो योजना आयोग का भी यही कार्य था। तो योजना आयोग की भूमिका में भारत के सभी संसाधन आंकलन करना, उसे कुशलता पूर्व उपयोग करना, कैसे उपयोग किया जाएगा, प्राथमिकता क्या होगी, ये सब कौन करता था? योजना आयोग तय करता था। आयोग के पहले जो प्रमुख थे वो नेहरू पंडित थे। जो पंडित नेहरू जी थे वो क्या थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और पहले प्रधानमंत्री भी वही थे। तो भारत में योजना आयोग की संरचना, तो प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बैठकों की अध्यक्षता की और योजना आयोग का गठन किया। तो उप सभापति आयोग के वास्तविक प्रमुख थे और कैबिनेट मंत्रियों को पंचवर्षीय योजना की मसौदा तैयार
और प्रस्तुत करने की पूर्व कार्य की भूमिका निभाते थे। मतलब पंच जो 5 साल की सरकार होती थी, इसके जो काम होते थे वो कौन करता था, ये देख रेख करते थे। तो डिप्टी चेयरमैन जो होते थे वो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित समय के लिए क्या होता था, नियुक्त किया जाता था उन्हें, डिप्टी चेयरमैन को। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष जो पद है वो संभालते थे कौन, डिप्टी चेयरमैन। तो इसके अलावा इसके पास कोई मतदान अधिकार नहीं था, मतलब ये कोई चुनाव द्वारा इनके पास कोई अधिकार नहीं था कि चुनाव द्वारा इनको गठन किया जाए। तो अंशकालिक सदस्यों में कुछ केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल थे, मतलब कुछ समय के लिए इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल किए जाते थे। तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री इसके पद के सदस्य होते थे। तो जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण है, और योजना मंत्री इसके क्या होते थे, इसके सदस्य होते थे। तो अब जानते हैं कि भारत में जो योजना आयोग के कार्य क्या होते थे। तो इसका कार्य होता था तकनीकी खामियों सहित देश की पूंजी, सामग्री और मानव संसाधन का आकलन करना और इसके विकास के लिए उन्हें सुधारने के तरीकों को पहचानना। मतलब जितने भी संसाधन होते हैं उनका अच्छे से आवंटन करना, लोगों में अच्छी पूंजी को बांटना, और जो भी तकनीकी जितने भी काम होते थे स्टेट से रिलेटेड वो क्या करता था, नीति आयोग इन पॉलिसी को देखता था। तो संसाधनों को कुशलता पूर्वक जो संतुलित करना और उसके उपयोग में योजना तैयार करना, इनका ही काम होता था। प्रत्येक चरण के लिए कार्यान्वयन चरण आवश्यक संसाधनों को परिभाषित करना था, मतलब जितने भी संसाधन होते थे उसको परिभाषित भी यही करता था और उसके चरण में भी यही लगाता था कि ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। तो योजना आयोग के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास और आवश्यक परिस्थितियों को बाधित करने वाले कारकों को परिभाषित कर रहे। तो योजना आयोग के सफल निष्पादित को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास और आवश्यक परिस्थितियों को बाधित करके इसको परिभाषित करते थे ये लोग। तो सफल कार्यान्वयन जितनी भी मशीनरी होती थी इसको भी यही मतलब परिभाषित करते थे। तो बेसिकली योजना जो आयोग था ये आर्थिक स्थिति, नीति, उपयोग, विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा जितने भी मतलब आंतरिक पूरक सिफारिशें होती थी ये क्या करते थे, पूर्ण करती थी। जैसे आप देखते हो बजट जो होता है हमारे केंद्र मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मतलब हमारे जो वित्त मंत्री होती है, तो ये सब क्या है, नीति आयोग द्वारा ही ये सब बनाया जाता है। तो पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। तो अब जानते हैं हम नीति आयोग के बारे में, जो हमारा टॉपिक है। हमें पर इससे पहले हमें योजना आयोग लिखना जरूरी है क्योंकि नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था और ये थोड़े अलग ढंग से काम करती थी, तो इसलिए इसको चेंज किया गया मोदी सरकार द्वारा 2014 में आने के बाद। तो नीति आयोग जानते हैं। तो नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जानते हैं नीति आयोग है क्या, तो इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। यानी ये पहले योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 में इस संस्था को क्या गया था, बदला गया था नीति आयोग में, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आई थी और 2015 में ये बदल दिया गया था। तो इसके 2 हब है, तो इसके 2 हब क्या है, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नमोवेश। तो जो टीम इंडिया हब है वो है कि राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार होती है उनके बीच कैसा काम होता है, उसको इंटरफेस करता है कौन, टीम इंडिया हब। और ज्ञान और नमोन्वेश क्या होता है हब, ये होता है नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति ये कार्य करता है। तो ये दोनों आप याद कर लेना, 2 हब। तो अब जानते हैं इसके मतलब संरचना यानी संयोजन क्या क्या है, मतलब इसके कौन कौन से अध्यक्ष, कौन कौन से कैसे कार्य करते हैं। तो जानते हैं संयोजन इसके। तो इसका जो अध्यक्ष है, नीति आयोग का अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री किसी एक को नियुक्त करता है। और संचालन परिषद जो होता है इसका, वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं। मतलब जो सारे राज्य होते हैं उसमें जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
वो उनके द्वारा क्या होता है, संचालन परिषद उन्हें ही बनाया जाता है। और क्षेत्रीय परिषद कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद होता है विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है ये क्षेत्रीय परिषद। अब जानते हैं जो तदर्थ सदस्य का क्या होती है। ये अग्रणी अनुसंधान संस्था से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं, मतलब 2 पद के सदस्य होते हैं इसमें। तदर्थ सदस्य में पदेन सदस्य जो कि प्रधानमंत्री द्वारा निमित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं इसमें। और मुख्य अधिकारी जो होते हैं इसमें सीईओ होता है, जिसे भारत सरकार का सचिव या जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, वो क्या होता है, इसका सीईओ होता है। इसको एक मतलब कुछ टाइम के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। तो विशेष आमंत्रित भी होते हैं इसमें, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से कुछ लोगों को इसमें आमंत्रित भी किया जाता है। तो आपको इसमें बेसिकली ये 3 आप याद कर लेना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालन, ये याद कर सकते हो, और सीईओ याद कर लेना। उसके बाद देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, इसको क्यों मतलब इसको बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहले और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। मतलब इसका आधार था कि एक जितने भी मतलब सहकारी संघवाद जो है, मतलब संघवाद आप जानते हो, संघवाद में मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, और जो प्रधानमंत्री होता है वो सर्वोच्च होता है इसमें सहकारी संघवाद में। और एकात्मक संघवाद में जो होता है वो मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो सर्वोच्च होता है। तो हमारे सहकारी में जो है वो प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। तो प्रधानमंत्री को सबसे ऊपर बनाने के लिए ये बनाया गया है एक तो, और दूसरा कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों को उन्नतर एकत्रित करना। मतलब ग्राम स्तर पर भी क्या हो, योजना बनाया जाए और अच्छी तरह से लोगों में जितने भी संसाधन है उसका आवंटन हो। तो इसलिए ये बनाया गया, इसका उद्देश्य है। और क्या है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष रूप से संदर्भित क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा हित और आर्थिक रणनीति को इसमें शामिल किया गया है। जैसे इसमें सुरक्षा भी शामिल है, आर्थिक नीति, रणनीति सब इसमें ही आते हैं, नीति आयोग के तहत आता है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना उन्हें आर्थिक प्रगति से प्राप्त रूप से लाभ मिलने का जोखिम हो सकता है। प्रमुख हितकारों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी इसका काम होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे विचारधारा जो होते हैं मार्क्सवादी, जितने भी उदारवादी थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक जो नीति होती है, शिक्षा का जो केंद्र होता है, उस अनुसंधान के बीच क्या होता है, सलाह प्रदान करना और उसमें भागीदारी करना भी इसका काम होता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेष चिकित्सा और अन्य भागीदारी एवं सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना भी करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चिकित्सा जो होते हैं, भागीदारी, जितने भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी कौन, नीति आयोग द्वारा देखा जाता है। विकास एजेंडा की कैसे काम किया जाएगा, कैसे विकास किया जाएगा, तेजी लाना, इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र तथा अंतर विभागीय मुद्दों को एक मंच प्रदान करना भी क्या होता है, नीति आयोग का ही काम होता है। आधुनिकता संसाधन के केंद्र बनाए, सतत विकास, न्याय संगत विकास, सुशासन, एक अच्छा शासन प्रथा कैसी होगी और कैसे बजट को तैयार किया जाएगा, ये सारा काम नीति आयोग का ही होता है। तो जानते हैं नीति आयोग जो कि अभी है और जो 2015 से पहले जो योजना आयोग थी उसमें क्या अंतर था। तो नीति आयोग जो है ये ऐसा सलाहकार थिंक टैंक है के रूप में कार्य करता है, और जो ये योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। मतलब नीति आयोग जो है वो एक तरफ से संवैधानिक रूप से काम करता है, और जो योजना आयोग है वो गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। मतलब संविधान में उसका जो मतलब कोई वो नहीं था संविधान में कि लिखित तौर पे। तो और क्या है कि इसमें व्यापक विशेष सदस्य शामिल होते हैं नीति आयोग में, और इसमें सीमित विशेष मतलब इसमें कुछ सीमित ही लोग शामिल होते थे योजना आयोग में, इसमें कुछ ज्यादा लोग को शामिल किया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री भी बहुतों को अपने से चुन के और इसमें शामिल कर सकता है। तो सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य की समान भागीदारी है,
और जो योजना आयोग था उसमें वार्षिक योजना बैठकों के दर्शकों के रूप में भाग लिया जाता था। मतलब इसमें वर्ष द्वारा बैठक करके सदस्य द्वारा इसमें क्या होता था, भाग लिया जाता था। पर इसमें क्या है, इसमें सहकारी संघवाद की भावना से किया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा इन सब के द्वारा क्या होता है, इसमें सदस्य को बिठाया जाता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है नीति आयोग में, और सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से योजना आयोग में नियुक्त किया जाता था। अब जानते हैं नीति आयोग में ये योजना बॉटम ऑफ दृष्टिकोण पर केंद्रित होती है और इसमें बॉटम डाउन दृष्टिकोण पर ये केंद्रित होती है। इसके पास नीति लागू करने का अधिकार नहीं है नीति आयोग के पास, पर पहले क्या होता था, योजना आयोग के पास लागू किया जाता था इनके द्वारा, और परियोजनाओं का धन आवंटन भी किया जाता था। इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो कि वित्त मंत्री में निहित है। मतलब ये कार्य बना तो सकती है, पर कौन करता है, वित्त मंत्री क्या करती है, ये सब कार्य वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। जैसे अभी निर्मला सीतारमण ने कुछ ही समय पहले 1 फरवरी को आई थिंक बजट लॉन्च किया था 2024-2025 का, तो वैसे ही योजना आयोग था, इसके मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा निधि आवंटित करने का अधिकार था इनके पास, तो इसलिए इनको चेंज किया गया थोड़ा। तो अब देखते हैं इससे इसकी चिंताएं और चुनौती क्या है इससे रिलेटेड। तो नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है और प्रवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए भी समर्थन बना देता है। ये मतलब इसकी चुनौतियां ये हैं कि इसके पास कोई मतलब ये नहीं है कि इस अपने धन को ये मतलब किसी राज्य को दे दे, और परिवर्तनकारी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मतलब अपने से कोई परिवर्तन इसमें नहीं कर सकता है, ये इसकी चुनौती है। और यह केवल सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। मतलब ये अपने से मतलब लागू आगू कुछ नहीं कर सकता, ओनली इसकी बना सकता है कानून, जो सरकार को अपने विचार और प्रणीत सुनिश्चित करे बिना मुद्दों पर सलाह देता है। मतलब इस सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है। मतलब निजी या सार्वजनिक मतलब प्राइवेट और जो सरकारी होती है उस चीजों को प्रभावित नीति आयोग की भूमिका इसमें नहीं होती है। तो हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण हुआ है। मतलब बहुत सारे संगठन हैं जिसको राजनीतिकरण किया गया है, मतलब उसको राजनीति में मिलाया गया है। तो जैसे कि बहुत सारे हैं जो पहले जिसको ऐड किया गया है संविधान के अनुसार राजनीतिक में, जैसे नीति आयोग। तो नीति आयोग को गौरवशाली सिफारिश निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों और सकारात्मक बदलाव के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव होता है। मतलब इनके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती है और सरकार के सकारात्मक कार्यों को बदलाव करने के लिए इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं होती है। बस ये क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। तो आपने जान लिया नीति आयोग की चुनौती, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या फर्क है। उसके बाद हमने उद्देश्य भी नीति आयोग के जाने, उसके बाद संयोजन क्या है, उसके बाद जो हब, और उसके बाद पृष्ठभूमि यानी जो योजना आयोग है ये पहले था नीति आयोग से पहले। उसके बाद जो योजना आयोग क्या था, उसका कार्य, उसका संचालन कैसे हुआ। तो बेसिकली हमें यूनिट 2 में हमें नीति आयोग पढ़ना था। तो नीति आयोग से पहले हमने योजना आयोग पढ़ा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना हमें। तो ये वीडियो होती है आपकी यहाँ पे खत्म। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। अगर आप परचेस करोगे तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, आपको दोनों में अवेलेबल मिलेगी। सो धन्यवाद।